नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विश्वसनीय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म तारा गुरुकुल पर। साथियों, आज हम फॉरेंसिक ऑडिट या फॉरेंसिक अकाउंटिंग चैप्टर 17 के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। जबकि हमने लास्ट 2 वीडियोस में ड्यू डिलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को डिस्कस किया था। तो आइए इस पार्ट को भी हम डिस्कस करते हैं, जो कि चैप्टर 17 का पार्ट है। सीए नवंबर 2026 में फाइनल में वन डे जो हमारा मैराथन चल रहा है, उसके लिए हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें हमने जो है पार्ट 3 को शामिल किया है। आइए चलते हैं बिना किसी देरी के साथ साथियों। देखिए साथियों, सारांश हम जो है लास्ट माइल रेफरेंसर जो है, जो इंस्टीट्यूट के द्वारा इशू किया गया है, सारांश से हम जो है आपको रिवीजन करा रहे हैं। जिसमें फाइनल कोर्स पेपर 3 है, एडवांस ऑडिटिंग एश्योरेंस, जिसमें चैप्टर नंबर 17 में ड्यू डिलिजेंस वी हैव कंप्लीटेड दोस्तों। तो ड्यू डिलिजेंस हमने कंप्लीट कर लिया है, इन्वेस्टिगेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट आता है पार्ट 3, फॉरेंसिक अकाउंटिंग। तो साथियों, आप जो है हमारे वीडियो सेशन में प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो पार्ट 2 की दोनों वीडियोस जो है, पार्ट 1 पार्ट 2 की दोनों वीडियोस आपको अवेलेबल होंगी। और पार्ट 3 की वीडियो जो है आज हम आपको शेयर करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत ज्यादा आज की डेट में इंडिया में जो है इस चीज में काफी इन्वॉल्व हैं। तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग क्या है, क्या इसकी गुणवत्ता है, क्या है, किस तरह से इसको जो है प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करेंगे, सारी चीज़ों को आज हम समझेंगे। और कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो फॉरेंसिक अकाउंटिंग से रिलेट करते हैं। तो आइए, जो इंस्टीट्यूट ने जारी किए हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के साथ शुरुआत करते हैं। पार्ट 3, फॉरेंसिक अकाउंटिंग। तो दोस्तों, हमने बात की थी, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, एबिलिटी ऑडिटर की जो होती है फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए, वो क्या होती है। तो दोस्तों, उसकी स्किलफुलनेस, फ्रीक्वेंसी और एक्सटेंट ऑफ मैनिपुलेशन कितना हो रहा है वो भी हम देखेंगे। डिग्री ऑफ द कोल्यूजन इन्वॉल्व कितना है वो भी देखेंगे। रिलेटिव साइज द इंडिविजुअल अमाउंट ऑफ मैनिपुलेशन कितनी अमाउंट का है वो भी हम देखेंगे। और साथ में सीनियोरिटी ऑफ दोज इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व, इस तरह की चीजों को हमें फैक्टर्स को ध्यान में रखना है, ताकि हम एक फ्रॉड को डिटेक्ट करने में सक्षम हो सके। तो आइए दोस्तों, इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा भी है, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड डिपेंड अपॉन द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। डिटेक्शन रिस्क हाउएवर कैन ओनली बी रिड्यूस एंड नॉट इलिमिनेटेड। तो डिटेक्शन रिस्क जो होता है दोस्तों, तो इसमें क्या है, बेसिकली वो कहते हैं कि जी आपका जो ऑडिट प्रोसीजर है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, बहुत ही प्लान्ड और स्ट्रेटेजी के तहत तैयार किया जाना चाहिए कि हम कौन से मेथड्स को यूज करेंगे, कौन सा प्लानिंग करेंगे, किस तरह के सैंपल्स हम पिक करेंगे। तो फ्रॉड को डिटेक्ट करने में बहुत सारी चीजों का, प्लानिंग का, स्ट्रेटेजी का बहुत इंपॉर्टेंट, जो है सैंपल को पिक करने का, वो सारी चीजों का बहुत ही ज्यादा दायरा बढ़ा हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इस चीज को बड़ा ध्यान रखना है। तो आइए दोस्तों, फॉरेंसिक अकाउंटिंग। फॉरेंसिक अकाउंटिंग क्या है दोस्तों, फॉरेंसिक क्या है, सूटेबल फॉर यूज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो यानी कि फॉरेंसिक अकाउंटिंग बेसिकली जो जो हम बात करते हैं, कोर्ट में यूज किया जाता है। कोर्ट क्या करती है, जब अदालत में कोई मुद्दा जाता है, कोई क्राइम होता है, यानी कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है, उस केस में कोर्ट एक डायरेक्शन इशू करती है कि एक इसका फॉरेंसिक अकाउंटिंग कराइए। फॉरेंसिक अकाउंटिंग मीन्स फॉरेंसिक ऑडिट कराइए। फॉरेंसिक ऑडिट यानी जांच बैठाइए, और जांच में जो है निकलेगा, उसके बेस पे जजमेंट लिया जाएगा। तो कोर्ट को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है फॉरेंसिक अकाउंटिंग, फॉरेंसिक ऑडिट से। तो आइए दोस्तों, इसमें क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्किल एंड इन्वेस्टिगेटिव मेंटेलिटी अनरिजोल्व इश्यूज। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। फाइनेंशियल स्किल आपका होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो फाइनेंशियल ही हम लोगों को देखना है। तो फाइनेंशियल स्किल आपकी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। साथ में आपकी इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स किस तरह की है, मेंटेलिटी किस तरह की है, इंटेरोगेशन किस तरह करते हैं, चीजों को कैसे पूछताछ करते हैं, वो सारी चीजें भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे को वो यूज भी करनी है। द रूल ऑफ एविडेंस एज इमर्जिंग डिसिप्लिन, इट encompasses financial expertise, fraud knowledge, and a sound knowledge understanding of the business reality एंड द वर्किंग ऑफ अ लीगल सिस्टम। तो ये यहाँ पर इसकी रेलिवेंस है। तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग के बाद आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है दोस्तों, द वर्ड फॉरेंसिक कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड फोरेंसिस, मीन्स ऑफ और बिफोर द फोरम इट इज, यानी कि मतलब कोर्ट के सामने। इट इज रिलेटेड टू, यूज्ड इन और अप्रोप्रिएट फॉर कोर्ट ऑफ लॉ और फॉर पब्लिक डिस्कशन और आर्ग्यूमेंटेशन। तो इसलिए हम जो है
ये रिलेट होना चाहिए। साथ में रिलेटेड टू द यूज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इन्वेस्टिगेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट, किसमें, इन अ कोर्ट ऑफ लॉ में। तो दोनों बातें हैं। फॉरेंसिक का मतलब है जब कोर्ट हमसे मदद मांगती है कि जांच कराइए, फॉरेंसिक कराइए, और कोर्ट में हम जब सबूत इकट्ठे करके लाके देते हैं तो वही मेरा फॉरेंसिक का नाम बन जाता है। लेकिन वो दो चीज से रिलेट करता है जो यहाँ पर लिखी हैं। एक तो सबसे पहले कि ये जो है, ये जो सारे एविडेंसेस हैं, ये कोर्ट अप्रोप्रिएटली यूज करता है अपने जजमेंट को, अपने आर्ग्यूमेंट को, अपने डिस्कशन को करने के लिए। दूसरा, ये रिलेट होते हैं कि कोई भी साइंस या टेक्नोलॉजी जो भी इन्वेस्टिगेशन में आपने लगाई है, उससे क्या वास्तव में स्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट जनरेट हुए हैं, या एविडेंस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो इसको भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही इसीलिए जो है लैटिन भाषा से फोरेंसिस से ही वर्ड आया है, यानी बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ हम क्या क्या चीजें प्रस्तुत करेंगे, क्या क्या हमारे को जांच करके चीजें मिली हैं, फैक्ट्स मिले हैं, या क्या क्या साइंस टेक्नोलॉजी लगा के, क्या क्या मेथड्स लगा लगा के वो सारी चीजें की हैं। तो कोर्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करता है। इंटीग्रेशन ऑफ अकाउंटिंग, अब फॉरेंसिक अकाउंटिंग यानी फॉरेंसिक ऑडिट ही इसको बोलते हैं। तो ये क्या है कि कोई भी इंटीग्रेशन है किससे, तीन चीजों का, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स। तो अकाउंटिंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ऑडिटिंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए, और इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स आपकी होनी चाहिए। मैं आगे डिस्कस करूंगा इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स किसके लिए भी ये बोल रहे हैं, या किस तरह की जजमेंट्स की ये बात कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या शामिल होता है, वो एक स्किल्स को देखेंगे। Specially known as forensic accounting. It is the study of interpretation of accounting evidences. मार्क कीजिए, interpretation of accounting evidences. It is the application of accounting methods of tracking the collection of forensic evidence, usually investigation and prosecution of criminal acts as embezzlements or frauds. Forensic accounting can sometimes be referred to as forensic audit. तो देखिए, फॉरेंसिक अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में ज्यादा फर्क नहीं है। इसको हम कभी कभी इसको जो है फॉरेंसिक ऑडिटिंग भी कह सकते हैं, और कभी कभी हम इसको फॉरेंसिक अकाउंटिंग भी कहते हैं। अल्टीमेटली पर्पस क्या है कि कोई भी अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स को एक साथ मिला के अगर कोई भी हम इंटरप्रिटेशन या अकाउंटिंग एविडेंस, या फिर हम कोई भी जो है ऐसा फ्रॉड या डिटेक्ट करते हैं, या फिर कोई एविडेंस इकट्ठा करते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन में काम आएगा, और प्रोसिक्यूशन, क्रिमिनल एक्ट के लिए जो भी सजा देनी है, कोई या क्रिमिनल साबित होना है, उसके लिए जो है वो चीजें, वो आपके प्रूफ्स जो है वो काम आएंगे, जो आपकी स्किल्स लगेंगी उसमें। उसके बाद आता है रेड फ्लैग। रेड फ्लैग दोस्तों हम जानते हैं, रेड फ्लैग सिग्नल का मतलब है कि यहाँ से कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इन रेड फ्लैग इंडिकेटर्स के माध्यम से एक इन्वेस्टिगेटर को पता चल जाता है कि कहाँ पर रेड फ्लैगिंग है, ताकि हम वहां तक पहुंच सके जहां तक हमें जाना है। यानी फ्रॉड कहाँ पर हुआ है, स्कैम कहाँ हुआ है, या फिर कितना बड़ा स्कैम घोटाला हुआ है, उस चीज तक हम पहुंचने के लिए रेड फ्लैग इंडिकेटर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रेड फ्लैग इंडिकेटर्स कोई भी फैक्ट्स को ये नहीं कहते हैं कि ये फ्रॉड है, एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉड नहीं बताते। रेड फ्लैग कभी भी आप जो है इसको इंटरप्रेटेड एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉड से नहीं करेंगे। ये एक जस्ट इंडिकेटर्स हैं, तो ये मार्क कर लीजिए। दे आर indicate the existence of fraud. ये red flag do not indicate the existence of fraud. However, indicator that cautions needs to be exercised while investigation these situations. Red flag are classified category wise होते हैं। देखिए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के भी रेड फ्लैग होते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम के भी रेड फ्लैग होते हैं, ऑपरेशनल बिहेवियर भी होते हैं। जैसे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल यानी फाइनेंशियली हमें लग रहा है कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो वो रेड फ्लैग इंडिकेटर्स हो गए। और ऐसे अकाउंटिंग सिस्टम में कहीं हमें लग रहा है गड़बड़ है, वो अकाउंटिंग सिस्टम रेड फ्लैग्स हो गए। ऑपरेशनली भी मैं देख सकता हूँ, और बिहेवियर, बिहेवियर जैसे जैसे कोई भी हम रेटिंग एजेंसी से, एक्सटर्नल रेटिंग बड़ी बड़ी कंपनीज की होती है, अब वो एक्सटर्नल रेटिंग में कभी भी कोऑपरेट ना करें, डाटा ना दें, उनको जो है कोऑपरेशन ना करें, तो वो बिहेवियरल रेड फ्लैग इश्यूज आते हैं, यानी कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो ये भी मेरा एक इंडिकेटर है। फ्रॉड तब रहेगा जब हमको कंफर्म हो जाएगा। दीज आर जस्ट इंडिकेटर्स। तो ये रेड फ्लैग होता है, जैसे बैंक ऑडिट भी करते हैं आप, रेड फ्लैग इंडिकेटर्स करते हैं। जैसे किसी बोरोवर की प्रोफाइल है, उसको देखते हैं जी, जो है बोरोवर ने जीएसटी फाइल नहीं किया है, इनकम टैक्स की बोरोवर पर रेड हो गई है, जीएसटी की रेड हो गई है, ईडी की रेड हो गई है। तो इस तरह के रेड फ्लैग इंडिकेटर्स बैंक ऑडिट में बोरोवर में देखने होते हैं, जो कि एक इंडिकेट करता है कि अगर ईडी की रेड हुई है तो कहीं ना कहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, खातों में कहीं ना कहीं जो है आपका स्कैम है, झोल है, और उसको जो है टेक केयर किया जाना चाहिए। तो एज एन ऑडिटर आप जो है फिर वहां पर वो
सजेस्ट भी करते हैं कि इसको रेड फ्लैग मार्क कर दीजिए। तो ये सारी आरबीआई की गाइडलाइंस भी होती हैं। इसी तरह यहाँ पर भी रेड फ्लैग्स है कि कहाँ कहाँ पर झोल है। तो फाइनेंशियल भी हो सकता है, ऑपरेशनल भी हो सकता है, परफॉर्मेंस भी हो सकता है, अकाउंटिंग बेस भी हो सकता है, बिहेवियरल भी हो सकता है, और इसके अलावा भी हो सकता है। तो फॉरेंसिक ऑडिट कैन बी कंडक्टेड इन ऑर्डर टू। अब आ जाते हैं कि क्या बोलते हैं कि जब फॉरेंसिक ऑडिट करते हैं, वो प्रोसिक्यूट अ पार्टी फॉर फ्रॉड और एम्बेजलमेंट के लिए करते हैं या अदर फाइनेंशियल क्लेम्स के लिए करते हैं। इन एडिशन ऑडिट में बी कंडक्टेड टू डिटरमाइन नेग्लिजेंस। इन एडिशन एंड ऑडिट में बी कंडक्टेड टू डिटरमाइन दी नेग्लिजेंस। आइए समझ लेते हैं ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में क्या फर्क है और किस तरह से ये चीजें हो सकती हैं, एग्जाम में किस तरीके से पूछी जा सकती है उसको डिस्कस। देखिए, स्टैट्यूटरी आप ऑडिट जानते ही हैं, ये लीगल मैंडेटरी ऑडिट होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं, अपनी ओपिनियन को देना होता है, इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर देते हैं, जो कि आईसीआई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है। अब बात आ जाती है कि ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, ट्रू एंड फेयर पिक्चर है या नहीं है। फिर ओवरऑल रिव्यू ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम करते हैं, इसके अंदर कंट्रोल टेस्टिंग करते हैं, सब्सटेंसेस टेस्ट ऑफ बैलेंसेस भी करते हैं, आइडेंटिफाई करेंगे अगर कोई मेटेरियल मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है या नहीं है। टेस्टिंग एंड चेकिंग, एनालाइज एंड इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशंस देखेंगे, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म और ड्यू प्रोफेशनल केयर के साथ करेंगे, और फाइनली अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करेंगे विद क्वालिफिकेशन या विदाउट क्वालिफिकेशन, मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड ओपिनियन के साथ। तो ये था हमारा ऑडिट। अब आ जाते हैं कि फॉरेंसिक अकाउंटिंग के क्या एलिमेंट्स है। तो देखिए, ये लीगल केस के लिए सपोर्ट करता है। यहाँ नॉन सीए भी अलाउड है, ऑडिट सीए ही करेगा। उसके बाद ऑडिट सीए ही करेगा, फॉरेंसिक अकाउंटेंट नॉन सीए भी परमिटेड है। रिपोर्टिंग फाइंडिंग्स एविडेंस डिस्कवर होंगे। प्राइमरी फाइनेंशियल्स आईसीआई के स्टैंडर्ड्स हैं। तो यहाँ पर जो आईसीआई के स्टैंडर्ड्स हैं वो है फॉरेंसिक अकाउंटिंग इन्वेस्टिगेटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड्स यहाँ है FAIS स्टैंडर्ड्स हैं, वहां पर हम पढ़ते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड ऑडिटिंग के हिसाब से हम काम करते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फैक्ट्स को और एविडेंसेस को डिस्कवर करना, वैलिडेट करना ट्रांजैक्शन एंड बैलेंसेस को, फोकस करना टेस्टिंग टू कंफर्म सस्पिशियस और एलिगेशंस, आइडेंटिफाई करना कंफर्म करना नेचर ऑफ वोलेशन कैसा है, स्क्रूटनी करना एनालाइज करना फैक्ट फाइंडिंग इंटरव्यूज वगैरह यानी इंटेरोगेशन वगैरह सारी चीजों को देखना भी है। यहाँ पर मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ इंटरोगेशन दोस्तों, जब हमारी जो ऑडिट में टोन होती है वो बड़ी हम्बल होती है। यहाँ पर क्या होता है, जब जांच चल रही होती है, कोर्ट को हमें जवाब देना होगा, क्योंकि कोर्ट ने हमें एक क्वालिटी ऑडिट, क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्वालिटी आप कह सकते हैं इसको, आप बेसिकली बोलेंगे फॉरेंसिक के लिए भेजा है। तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है चीजों में जांच पड़ताल करने में इंटेग्रेशन भी इन्वॉल्व हो सकता है, तो वो भी ध्यान रखना होता है। फिर उसके बाद न्यूट्रलिटी है प्रिजम्पशंस में, जैसे वहां पर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म था, या फिर जो इस ड्यू केयर के साथ हम करें या न्यूट्रलिटी के साथ करेंगे। और प्रेजेंट एविडेंस टू अ कोर्ट ऑफ लॉ दे शैल जज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आउटकम क्या रहेगा कि जज इस बात पर आ जाए कि ये फ्रॉड हुआ है, क्लेम्स हुआ है या नहीं हुआ, उस चीज को देखने के लिए तो प्रेजेंट करेगा एविडेंसेस टू अ कोर्ट ऑफ लॉ दे शैल जज। उसके बाद ऑडिटिंग और फॉरेंसिक अकाउंटिंग में क्या फर्क है। तो फॉरेंसिक अकाउंटेंट विल ऑफन लुक फॉर इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड। मार्क कीजिए, फॉरेंसिक अकाउंटेंट क्या देखेगा, फॉरेंसिक अकाउंटेंट देखेगा इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड्स क्या क्या है। बट उनका जो स्कोप है वो कोई लिमिटेड नहीं रहेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करना है या कुछ ऐसा करना है। नहीं 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 नहीं, आपको क्या करना है, वो रेड फ्लैग इंडिकेटर्स कहीं भी मिल सकते हैं। तो फॉरेंसिक अकाउंटेंट का कभी भी स्कोप जो है लिमिटेड नहीं होता है कि वो फाइनेंशियल्स देखिए ऑडिट करे, ये सब वो सब उसका काम नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वो थोड़ा सा, मैंने बताया आपको, कोर्ट में आपको अपने सबूत देने हैं। अगर कल को कोई एविडेंस गलत होता है, कोई चूक होती है, कोई ड्यू केयर नहीं किया, तो आप तो जो है चले गए, फिर नहीं आपको कोई बचा सकता है। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से चीजों को टेक केयर करना होता है। हर बारीकी को ध्यान से जज करना होता है, एनालाइज करना होता है, इंटरप्रेट करना होता है, इंटेरोगेशन भी करना होता है, चीजों को देखना भी होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे करें। ऑडिट मैंडेटरी होता है जी, ठीक है जी। मेजर्स कंप्लायंस विद रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के साथ करेंगे। रीजनेबल एश्योरेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू है, फेयर है, नहीं है, या डिफरेंसेस है, बल्कि ये सारी चीज देखेंगे। बट इन प्रैक्टिस देयर इज अ डिफरेंस इन माइंडसेट बिटवीन द फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड ऑडिट। मैंने क्या बताया, यही माइंडसेट यानी यही टोन आपकी दूसरी हो जाती है जब हम फॉरेंसिक अकाउंटिंग कर रहे हैं और जब हम ऑडिट करते हैं। दोनों में ट्यूनिंग और जो माइंडसेट है वो दोनों डिफरेंट होते हैं दोस्तों। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेटिव मेंटलिटी वर्सेस प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तो देखिए, दो चीजें होती हैं। जब हम इन्वेस्टिगेशन जा रहे हैं करने, तो इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स हमारे पास होंगी, और जब हम ऑडिट करते हैं तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हमारी होगी। Forensic accountant with often require more extensive
कोरोबरेशन, मार्क कीजिए मोर एक्सटेंसिव कोरोबरेशन। उसके बाद फॉरेंसिक अकाउंटेंट में फोकस मोर ऑन सीमिंगली इमैटेरियल ट्रांजेक्शन। वहां भी देखो, वहां तो नहीं है ऐसा कि मटेरियल समझ रहे हैं लेकिन झोल उधारी की साइड ही है, तो सारी चीजों को आपको टेक केयर करना है। फॉरेंसिक अकाउंटिंग इन रेस्पॉन्स टू एन इवेंट होता है, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की जाती है, फाइंडिंग यूज एज जो भी आप एविडेंस कलेक्ट करेंगे, फैक्ट्स फाइंडिंग जो भी आपको मिलेगी वो कोर्ट में आपको देनी होगी, ताकि एक रिजोल्व डिस्प्यूट हो सके। एक अपराधी अपराध करने के बाद अपराधी को सजा मिल जाए, अगर उसका अपराध नहीं निकला तो फिर उसको बाइज्जत बरी किया जाए। तो इस तरह से हमारे को इस चीज में बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करनी होती है कोर्ट की। फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव अदर ऑडिट में हम सब जानते हैं ट्रू एंड फेयर होता है। यहाँ पर फ्रॉड डिटेक्ट करना होता है कि बुक्स अकाउंट से फ्रॉड तो नहीं चल रहा है। सब्सटेंसिव और कंप्लायंस सैंपल होता है। यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिव होता है, सब्सटेंसिव होता है, डेप्थ चेकिंग होती है। यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है, यहाँ पर हमारी लिमिटेशन है, अकाउंटिंग पीरियड है, ये है, वो सारी चीजें हैं। यहाँ पर आपको कोई लिमिटेशन नहीं है। रिलायंस ऑन मैनेजमेंट सर्टिफिकेट, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन हमें लेना होता है। यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ सस्पेक्टेड सिलेक्ट आइटम्स वेयर मिस अप्रोप्रिएशन सस्पेक्टेड, ये हमें देखना होता है। फिर ऑफ शीट बैलेंस शीट में देखें तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी एंड कंप्लायंस विद प्रोसीजर्स देखना होगा, जबकि यहाँ पर हमें रेगुलेटरी और प्रोपराइटी देखना होगा, ट्रांजैक्शंस का कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह एग्जामिन करने होंगे, सारी चीजों को बहुत डेप्थ में देखना होगा। फिर उसके बाद आता है एडवर्स फाइंडिंग होती है, तो निगेटिव फाइंडिंग्स क्वालिफाई कर देते हैं अपनी रिपोर्ट को और ओपिनियन को। और यहाँ पर क्या होगा, लीगल डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रॉड होगा। इम्पैक्ट एंड आइडेंटिफिकेशन क्या होगा कि प्रिपरेटर डिपेंडिंग रहेगा स्कोप पर कि किस तरह का फ्रॉड और कितना टाइम में हमें कैसे कैसे चीजों को मैनेज करना है। उसके बाद आ जाते हैं फॉरेंसिक प्रोफेशनल। देखिए फॉरेंसिक प्रोफेशनल को काम क्या करना है, एनालाइज करना है, इंटरप्रिटेट करना है, समराइज करना है। एनालाइज, इंटरप्रिटेट एंड समराइज एंड प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल एंड bushes related issues in a manner which is both understandable and properly supported, mark कीजिए properly supported। Forensic professionals are trained to look beyond the number and deal with the business reality of the situation। so beyond number बात करते हैं, रियलिटी क्या है उस चीज में जाकर देखते हैं। अच्छा, फॉरेंसिक अकाउंटिंग क्या क्या चीज है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मैनिपुलेशन तो नहीं है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस तो नहीं है, या इससे रिलेटेड कोई झोल तो नहीं है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में आपका कोई दिक्कत तो नहीं है, वैल्यूएशंस वगैरह वो सारी चीज देखेंगे, फ्रॉड डाइवर्जन या फिर कोई भी मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स तो नहीं है, फिर सस्पेक्टेड ट्रांजेक्शंस तो नहीं है, आईबीसी में आपका कोई केस तो नहीं चल रहा है, या फिर लाइसेंस फीस या ड्यू टैक्सेस टैक्स इवेजन ये तो आप जो है नहीं कर रही हैं। तो यानी एक तरह से मेंटली आप मेलाफाइड इंटेंशन के तो नहीं है, यानी गिल्ट माइंड के नहीं है, मैंसरिया के नहीं है। मैंसरिया मीन्स गिल्ट माइंड, जो कि आईपीसी जो अपना लो है, यानी जो इंडियन पिनल कोड है जो कि अब बीएनएस बन चुका है, तो उस केस में आपको मैंसरिया का बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैंसरिया को ध्यान में रखते हुए आपको जो है एक पुलिस की तरह जांच करनी होती है इस केस में। उसके बाद दोस्तों कि फॉरेंसिक प्रोफेशनल जो है इन्वॉल्व कहाँ कहाँ रहेगा, किस तरह की चीजें देखेगा। देखिए वो एक तो प्रोवाइडिंग करेगा एक्सपर्ट टेस्टिमोनी, फिर फ्रॉड प्रिवेंशन, कंप्यूटर फोरेंसिक और फ्रॉड डिटेक्शन। तो कंप्यूटर फोरेंसिक भी आज की डेट में इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये देखा जाता है कि फोरेंसिक प्रोफेशनल्स किस किस चीज में नो लगा। देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड फ्रॉड्स अगर कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर की भी जांच करनी होगी। फ्रॉड अगर कुछ हुआ है तो उसको भी पूरे तरीके से एनालाइज डिटेक्ट करना पड़ेगा कि फाइनेंशियल है या फिर कहीं और क्या चीज चल रही है, मिस अप्रोप्रिएशन फंड तो नहीं है, वो भी हम लोगों को देखना होगा। उसके बाद डेवलपिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन टू असिस्ट इन रिकवरी, एनालाइज एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल एविडेंसेस। फिर उसके बाद आता है फ्रॉड प्रिवेंशन। अगर इंटरनल कंट्रोल, देखिए इंटरनल कंट्रोल स्ट्रोंग है, कहीं नहीं है, या किस तरह से उसका फ्रेमवर्क है, तो वो अगर कहीं ना कहीं अगर आपका डिस्प्यूटेड है तो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो वहां भी आपको जो है इन्वॉल्व होना होगा। और साथ में लीगल प्रोसीडिंग्स, चाहे वो टेस्टिफाइंग है कोर्ट एज ए एक्सपर्ट विटनेस और प्रिपेयरिंग विजुअल्स एड्स टू सपोर्ट दी ट्रायल एविडेंसेस। तो जितनी भी ट्रायल प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रही हैं कोर्ट की, उनमें भी आपको पार्टिसिपेट करना है, एज एन एक्सपर्ट आपको जो है वहां पर जवाब देना होगा। अब आ जाते हैं प्रोसेस ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग। तो दोस्तों प्रोसेस ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग का सबसे पहला प्रोसेस आता है इनिशियलाइजेशन। सबसे पहले हम फॉरेंसिक अकाउंटिंग में, फॉरेंसिक ऑडिट में हम क्या करेंगे, शुरू कर देंगे। फिर प्लान डेवलप करेंगे, फिर एविडेंसेस को ऑब्टेंड करेंगे, रेलिवेंट एविडेंसेस। यहाँ पर देखिए ऑब्टेंड एविडेंसेस नहीं है, ऑब्टेंड करने रेलिवेंट एविडेंसेस, यानी जिस जिस
कोर्ट ने जिस चीज के लिए हमें करने के लिए कहा है उससे रिलेटेड चीजों को ही हम चेक करेंगे। ओवरऑल सारी चीजों में हम नहीं घुसेंगे, अदरवाइज हमारा टाइम वेस्ट होगा और चीजें हो सकता है ना भी निकले। तो उसमें हमें क्या करना होगा, रेलेवेंट एविडेंसेस को ऑब्टेन करने की शुरुआत करनी होगी। फाइनली एनालाइज करेंगे, फिर रिपोर्टिंग करेंगे और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में हम क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। और कोर्ट जिससे हमारी प्रोसीडिंग्स जो है अपनी कंप्लीट करेगा विद आर रिपोर्ट। तो हमारे जजमेंट के बेस पर, हमारे फैक्ट्स फाइंडिंग के बेस पर, हमारे एविडेंसेस के बेस पर कोर्ट अपना जवाब देगा। तो ये हेल्प करता है कोर्ट को भी। उसके बाद क्या होता है, की एलिमेंट फॉरेंसिक अकाउंटिंग इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की क्या क्या की एलिमेंट है दोस्तों, इसमें समझ लेते हैं। सबसे पहले टाइटल, एड्रेस या डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट वगैरह अगर आपने कुछ ऐसी बना रखी है तो वो आपको देनी है। उसके बाद रिपोर्ट में आप स्कोप और ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। तो अप्रोच क्या थी, ब्रॉड वर्क प्रोसीजर क्या था, वो सारा बताएंगे। एक फिर एग्जीक्यूटिव समरी आपको देनी होगी जिसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होंगे, एसेंस ऑफ फाइंडिंग्स होंगे, यानी की रिस्क एरिया को आप जो है एग्जीक्यूटिव समरी में पेश करेंगे। फिर रेफरेंस देंगे, कहाँ कहाँ से एक्सपर्ट्स को, किस किस चीजों को, कहाँ कहाँ एक्सपर्ट की हमने मदद ली, कहाँ कहाँ हमने टेक्निकल लोगों की मदद ली, वो एक रेफरेंस देंगे। और कहाँ कहाँ पर जो है एप्लीकेबल है। फिर फैक्ट देखेंगे कि असाइनमेंट हैज बीन कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद FAIS, एनी मटेरियल डिपार्चर देयर ओन। तो हम ये भी बताएंगे कि जो फॉरेंसिक अकाउंटिंग इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड हैं जो FAIS इंस्टीट्यूट ने इशू कर रखे हैं, कि उसी के अकॉर्डिंग हमने सारी चीजें की हैं। अगर उससे हट के अगर कोई चीज की है तो उसको हमें डालना पड़ेगा, कि ऐसा तो नहीं है कि असाइनमेंट जो है इन अकॉर्डेंस विद FAIS नहीं है, उसमें मटेरियल डिपार्चर था। तो वो हमें जो है स्पेसिफिकली बताना होगा। फाइंडिंग्स हम लोग बताएंगे, क्या क्या फाइंडिंग्स है, क्या क्या की एविडेंसेस हैं, क्या क्या सोर्स ऑफ एविडेंसेस है, रेलिवेंट मैटर क्या है, वो सारा बताएंगे। अजम्पशंस, लिमिटेशंस, डिस्क्लेम्स, असाइनमेंट्स, ये सारी चीजें हम लोगों को रिपोर्ट में बतानी होगी। फिर फाइनली कंक्लूड करेंगे कि जी यहाँ से जिससे असेसमेंट जो है हमारा टेक केयर किया जाए। तो ये सारी चीजों को हम कंक्लूड करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। कंक्लूड करने के बाद जो रिपोर्ट है वो हम जो है कोर्ट में सबमिट करेंगे, और कोर्ट में हमारे उसको जो है रिपोर्ट को रिव्यू करेगा। और अगर उसको फर्दर लगता है कि डायरेक्शन कुछ देना है तो वो देगा, और फाइनली फिर उस रिपोर्ट के बेसिस पर जजमेंट सुनाएगा। तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड्स क्या है दोस्तों, ये ICAI के द्वारा मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि इंश्योर कीजिए हर प्रोफेशनल अकाउंटेंट को, जो फॉरेंसिक अकाउंटेंट है, कि वो स्टैंडर्ड को आप जो है अपनी परफॉर्मेंस में आपको इम्पोर्टेंटली इनकॉर्पोरेट करना है, ताकि इन लाइन विद द इंस्टीट्यूट जो है FAIS जो है आपका जो है सारी चीज हो सके। तो ICAI ने इशू किए हैं फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड टू एंश्योर हाई क्वालिटी आउटपुट इन फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशंस। फ्रेमवर्क गवर्निंग फॉरेंसिक अकाउंटिंग इन्वेस्टिगेशन आउटलाइन द प्रिंसिपल एंड बाउंड्रीज टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ द प्रैक्टिस फॉर ICAI मेंबर इन दिस फील्ड्स। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है दोस्तों, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग की फॉरेंसिक अकाउंटिंग इन्वेस्टिगेशन के की कंपोनेंट क्या क्या है, आउटलाइन करेगा उन मैनर्स को, मैटर्स को जो टुगेदर हमने इंटर रिलेटेड मैनर में किया है, और जो सर्विसेज हम जो है प्रोवाइड कर रहे हैं उसके रिलेटेड जो इंटर रिलेटेड मैटर्स है। और साथ में मेंटेन करना है, इस फ्रेमवर्क का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है मेंटेन एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद आ जाते हैं चार जो हमारे पिलर हैं फ्रेमवर्क्स के, वो क्या है दोस्तों। तो डेफिनेशन में देखते हैं, और कोड ऑफ एथिक्स भी हमने इनको कंसिडर किया है। तो बेसिक प्रिंसिपल्स, फिर उसके बाद की कंसेप्ट्स, स्टैंडर्ड्स और गाइडेंस, ये सारी चीजें फॉलो करके हम जो है एक पूरे पिलर्स को फॉर्म करते हैं कि हमारा फॉरेंसिक अकाउंटिंग इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें इंपॉर्टेंटली याद रखनी है जब कोई असाइनमेंट हम फॉरेंसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड, फॉरेंसिक ऑडिट से रिलेटेड अगर हम कर रहे हैं। FAIS एट अ ब्रॉड लेवल्स क्या क्या हमें बताता है। नंबर एक, प्रोफेशनल यानी फॉरेंसिक अकाउंटिंग इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड की बात करें दोस्तों, कि वो हमें ब्रॉडर लेवल पे क्या क्या प्रोवाइड करता है। प्रोफेशनल्स विद अ मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर अंडरटेकिंग फोरेंसिक अकाउंटिंग इन्वेस्टिगेशन असाइनमेंट, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, और क्या वजह है, और किस किस तरह से चीजों को टेक केयर करना है। फिर आता है B, यूजर्स ऑफ FAIS सर्विसेज विद एन इंडिकेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज दैट कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम सच एंगेजमेंट। सबसे पहले ये हमें अंडरस्टैंडिंग देता है कि कैसे करना है। इसी से ही हमारी मदद होगी कि हमें एक क्वालिटी
जो है असाइनमेंट को कंप्लीट करना है। तो क्वालिटी तरीके से असाइनमेंट को कंप्लीट करना है, इसका उद्देश्य ये भी है। यानी ब्रॉडर लेवल पे अगर देखें तो इनका उद्देश्य ये है इशू करने का। रेगुलेटर्स और गवर्नमेंट जो एजेंसीज हैं वो अप्रिशिएट करें व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम एफएआई सर्विसेज। फिर आ जाता है टू एवरीवन गाइडेंस ऑन द मैटर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड प्रैक्टिकल इश्यूज। तो दोस्तों इसका तो जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो एफएएफडी का कोर्स होता है जो इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाता है, वो पोस्ट सीए क्वालिफिकेशन के बाद होता है। जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे तो प्रोफेशनल सीएस के लिए कोर्स होता है, डेडिकेटेड कोर्स है इसके लिए, एफएएफडी फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड डिटेक्शन। तो दोस्तों उस ऑडिट में आपको जो है चेक करना है, तो उस सर्टिफिकेट को लेने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं और आप फॉरेंसिक ऑडिट और अकाउंटिंग कर सकते हैं इजीली। तो उस जब आप फॉरेंसिक अकाउंटिंग या ऑडिटिंग असाइनमेंट आपको एसएफआईओ से मिले या सेंट्रल गवर्नमेंट से मिले या कोर्ट के थ्रू मिले, तो आपको ये सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके अपना असाइनमेंट क्वालिटी से कंप्लीट करके कोर्ट को सबमिट करनी है अपनी रिपोर्ट। द स्टैंडर्ड आर इंटेंडेड टू बी प्रिंसिपल बेस्ड रादर देन द रूल बेस्ड। देखिए स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इसलिए बनाए गए कि प्रिंसिपल बेस्ड है, रूल बेस्ड नहीं बना सकते, प्रिंसिपल बेस्ड बनाए यहाँ पर स्पेशली। If for any reason a member is unable to comply with any of the requirement of FAIS, there is a conflict between the standard and other mandates। हो सकता है दोस्तों आप प्रैक्टिकल आप फॉरेंसिक अकाउंटिंग करने गए, फॉरेंसिक ऑडिट करने गए और आप जो फॉरेंसिक स्टैंडर्ड्स हैं उससे कहीं ना कहीं आपकी जो है तकलीफ होती है, या स्कोप या लिमिटेशंस या कुछ भी आपकी सामने जो मैंडेट्स करने हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए बताया गया है जैसे स्टेचुटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है एफआई की रिपोर्ट में, वो सारी चीजें हमें कम्युनिकेट करनी है। शुड ड्रॉ अटेंशन टू द मटेरियल डिपार्चर कि हमने एफआईआईएस में जो है फॉलो नहीं किया है, तो इसका ये रीजन था। वो सारी चीज आपको रिपोर्ट में देनी, जो कि मैंने अर्लियर अभी आपसे डिस्कस भी किया है। अब आ जाते हैं दोस्तों फॉरेंसिक अकाउंटिंग इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड जो इंस्टीट्यूट ने कर रखे। आपके सीए फाइनल नवंबर 2026 या ऑनवर्ड्स भी जो एग्जाम रहेंगे, अभी तक का जो नोटिफिकेशन है उस हिसाब से आपके जो एफएआईएस है उनका जो है ओवरव्यू ही मांगा है कि एक तो आपको एसए के नाम याद होने चाहिए और उसका टाइटल एसए का याद होना चाहिए। अब एसए में क्यों बोल रहा हूं कि जो भी एसए हैं यहाँ पर फॉरेंसिक एसए हैं, तो इसीलिए, और जो आपके नॉर्मल ऑडिट के एसए हैं वो आपके अलग एसए हैं। तो यहाँ पर जो ये एसए हैं तो इनको और उनको आप लिंक ना करें। आपको यहाँ पर सिर्फ इनको नंबरिंग को और आपके अपडेटेड जो नाम है उनको जो है आपको याद रखना है। लेकिन वहां पर जो एसए हैं जैसे एसए 505 है, एसए 550 है, 320 है, वो सब चीजें ऑडिटेड से रिलेटेड है। लेकिन ये सारे एसए जो हैं आपके फॉरेंसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड हैं। मैं इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ये थोड़ा सा याद करने में आसानी होगी। वैसे वैसे तो हम इनको एफएआईएस बोलते हैं, लेकिन ऐसे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑडिट वाले ऐसे और ये फॉरेंसिक वाले ऐसे, तो ऐसे करके आप जो है याद कर सकते हैं, तो एग्जाम तक आपको चीजें याद रहेंगी। तो देखिए 100 सीरीज में अगर देखिए तो एक 1110 है, 1120 है, 130 है। तो 130 लो एंड रेगुलेशन से रिलेटेड है, 120 फ्रॉड रिस्क से रिलेटेड है, 110 नेचर ऑफ एंगेजमेंट से रिलेटेड है। आपका एफएआईएस जो है 140 है वो अप्लाइंग करेगा हाइपोथेसिस। तो देखिए आप देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है माइंडसेट अलग है। तो चीजों के जो ऐसे आपके फॉरेंसिक वाले हैं इनकी जो है एफएआईएस की जो है टर्मोलॉजी भी उसी हिसाब से की गई है। अप्लाइंग हाइपोथेसिस है, लो एंड रेगुलेशंस है, फ्रॉड रिस्क है, नेचर ऑफ एंगेजमेंट्स है। ऐसे 200 सीरीज में आपके पास एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव है, एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस एंड अपॉइंटमेंट है। फिर आप एक्सपर्ट की अगर आप लेते हैं तो यूजिंग अ वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट हो गया, एंगेजिंग विद एजेंसीज करते हैं या फिर स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट करते हैं, उसके लिए भी ऐसे हैं। ये क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तब भी आप कोई असाइनमेंट करें तो क्वालिटी के साथ और ड्यू केयर के साथ हो सके। ऐसे 300 सीरीज में प्लानिंग एंड असाइनमेंट है, एविडेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन है, कंडक्ट वर्क प्रोसीजर है, कंडक्टिंग इंटरव्यूज है। ऐसे 350 में फिर रिव्यूइंग एंड सुपरविजन है, टेस्टिफाइंग बिफोर अ कंपिटेंट अथॉरिटी। तो देखिए दोस्तों 360 में भी ये भी लिखा है कि टेस्टिफाइंग बिफोर अ कंपिटेंट अथॉरिटी। आपकी लो भी हो सकती है, कोर्ट भी हो सकती है, यानी बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ कोर्ट भी हो सकती है, एसएफआईओ भी हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो वो डिपेंड करता है आपकी अथॉरिटी कंपिटेंट कौन है। उसके बाद अप्लाइंग डाटा एनालिसिस है, फिर एविडेंसेस गैदर इन अ डिजिटल डोमेन। अगर डिजिटल डोमेन में आपको करना है तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, 420 में उसको दिया गया है। और 430 में लोन्स और बोरोविंग के बारे में दिया गया है। ऐसे 510 में जो आपकी एफएआईएस है उसमें रिपोर्टिंग रिजल्ट्स के बारे में दिया है। और लास्ट है आपका एफएआईएस 610 जो कि क्वालिटी कंट्रोल को दर्शाता है। तो दोस्तों ये हैं आपके फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड्स। तो आइए दोस्तों आज हमने चैप्टर 17 का रिवीजन मैराथन
पूरी तरह से कंप्लीट किया है। तो ऑडिट का चैप्टर 17 दोस्तों आपका रेडी हो चुका है। 3 पार्ट्स में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करके जो है दोस्तों आगे इसको जो है सेशन में डाला है। आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर इनको देख सकते हैं। तो फॉरेंसिक, अकाउंटिंग, ड्यू डिलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन तीनों पार्ट को हमने समराइज कर दिया है। अगर कोई भी डाउट है तो दोस्तों हमसे डिस्कस करिए, कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख दीजिए, हम उसको क्लियर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले चैप्टर में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों।